तो अभी हम लोग सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सिंक्रोनस मशीन में हम लोग दोनों मशीन कंसिडर करेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर भी कंसिडर करेंगे और सिंक्रोनस मोटर भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मोटर जनरेटर दोनों के कंस्ट्रक्शन सेम ही होने वाले। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था, सिंक्रोनस मशीन में भी हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मिलेंगे। सबसे पहला होगा स्टेटर और दूसरा वाला जो पार्ट होगा कौन सा होगा, रोटर होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, फिर रोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर जो स्टेटर में हम लोग जो वाइंडिंग जो लगाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो स्टेटर होता है सिंक्रोनस मशीन का, वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेटर किसका, सिंक्रोनस मशीन का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेटर होता है वो हमें कैसे शेप में मिलता है, सिलेंड्रिकल शेप में मिलता है, कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में हमें स्टेटर मिलता है। स्टेटर में हमें बेसिकली बहुत सारे स्लॉट मिलता है और बहुत सारी तीत मिलते हैं। जो स्लॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर स्लॉट, और जो तीत है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर तीत। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर स्टेटर स्लॉट, यहाँ पर ये स्टेटर स्लॉट कर्सर की टिप, यहाँ पर ये स्टेटर स्लॉट, यहाँ पर ये स्टेटर स्लॉट के बीच में हमें मिलेंगे स्टेटर तीत। यहाँ पर ये स्टेटर तीत कर्सर की टिप, यहाँ पर ये स्टेटर स्लॉट, यहाँ पर ये स्टेटर तीत, यहाँ पर ये स्टेटर तीत और यहाँ पर ये स्टेटर स्लॉट। तो यहाँ पर ये जो स्टेटर का जो स्लॉट होता है इसमें हम लोग क्या रखते हैं, ये स्टेटर के स्लॉट में हम लोग बेसिकली रखते हैं वाइंडिंग, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेटर, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेटर, और स्टेटर का फुल नाम होता है स्टेटर कोर। तो जो स्टेटर कोर होता है मशीन का वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिसमें स्लॉट होते हैं अंदर की तरफ, और जो वाइंडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है स्टेटर के स्लॉट में। वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसका मतलब ये जो स्लॉट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये स्लॉट में, ये पूरे स्लॉट में जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बिछा देते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप की वाइंडिंग होती है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है एक पर्टिकुलर स्पेस पर ही हम लोग वाउंड करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस पे ही जो वाइंडिंग होती है वो प्लेस की होती है। मगर कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में होता है कि जो वाइंडिंग है उसको हम लोग पूरे पेरिफेरी में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटर स्लॉट की पूरी जो पेरिफेरी है इसमें हम लोग वाइंडिंग को क्या कर देंगे, वाइंडिंग को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब जो वाइंडिंग है उसको हम लोग वाउंड कर देंगे, और वो जो वाइंडिंग है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है वो पूरे मतलब सर्कमफेरेंस को कवर कर लेती है, मगर जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है वो पूरे सर्कमफेरेंस को कवर नहीं करती स्टेटर के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वी प्लेस 3 फेज वाइंडिंग इन दी स्टेटर स्लॉट, यहाँ पर ये जो स्टेटर स्लॉट हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं 3 फेज वाइंडिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्टेटर कोर इज मेड अप ऑफ CRGO स्टील, ये जो स्टेटर कोर है वो किसका बना होता है, CRGO स्टील का बना होता है, जो कि लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड इसलिए होता है ताकि हमें जो एडी करंट लॉस है उसे हम लोग कम कर पाए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसको हम लोग प्लेस करते हैं ये स्टेटर स्लॉट में। ये जो स्टेटर स्लॉट हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग कौन सी वाइंडिंग रखते हैं, 3 फेज वाइंडिंग रखते हैं। 3 फेज वाइंडिंग इस प्लेस इनसाइड स्टेटर स्लॉट, और ये 3 फेज वाइंडिंग में हम लोग 3 फेज बैलेंस करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर हम लोग इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कंसिडर करें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये स्टेटर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये स्टेटर। ये स्टेटर से 3 टर्मिनल निकल रहे हैं RYB। तो यहाँ पर ये जो तीनों जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। 3 फेज AC सप्लाई की वजह से होता क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है रोटर कंडक्टर को कट करती है, जिसमें जिसकी वजह से रोटर में इंड्यूस होता है EMF, और EMF इंड्यूस होने की वजह से रोटर में फ्लो होता है करंट। रोटर के करंट के फ्लो का डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। उसकी वजह से होता है कि जो रोटर के जो चार्जेस होते हैं उसमें लगता है फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, और वो लॉरेंस फोर्स की वजह से होता है कि हमारी जो रोटर है वो घूमने लगती है। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा था इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। सिंक्रोनस मशीन में हमें सिंक्रोनस मशीन में हमें जनरेटर भी मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनस जनरेटर, और हमें मोटर भी मिलेंगी जिसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से होता है सिंक्रोनस मशीन के केस में, यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो रोटर है इसको हमने DC एक्साइटेशन प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो रोटर है वो एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा, और ये जो रोटर है इसको हम लोग प्राइम मूवर से घुमाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जो रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी घूमेंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्टेटर के साथ लिंक करेंगी, जिसकी वजह से स्टेटर में इंड्यूस होगा 3 फेज करंट, और वो 3 फेज करंट हमें ये तीनों वायर से मिलेगा RYB। तो कुछ इस तरीके से जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है वो काम करता है। मगर सिंक्रोनस मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन।
सिंक्रोनस मोटर में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर ये जो रोटर है इसको तो हम लोग डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो 3 फेस है इसको भी हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है रोटर को अपने साथ लेके घूमती है, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और जो रोटर की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। यहाँ पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है रोटर को क्यों लेके घूम रही है, क्योंकि जो रोटर है उसको हमने डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड किया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो मशीन है वो काम करने का वर्किंग प्रिंसिपल हमारी मशीन का कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्टेटर वाइंडिंग हो, जो स्टेटर स्लॉट होता है उसमें हम लोग रखते हैं 3 फेज़ वाइंडिंग। 3 फेज़ वाइंडिंग में हम लोग प्रोवाइड करते हैं 3 फेज़ बैलेंस करंट, जिसकी वजह से जनरेट होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 3 फेज़ वाइंडिंग इज प्लेस इनसाइड स्टेटर स्लॉट। स्टेटर स्लॉट में हम लोग रखते हैं 3 फेज़ वाइंडिंग और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वाइंडिंग से, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो 3 फेज़ वाइंडिंग होती है उसमें फेज शिफ्ट होता है 120 डिग्री का। यही रीज़न की वजह से जो वाइंडिंग होती है 3 फेज़ एसी करंट कैरी करती है, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, रोटर के साथ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर सिंक्रोनस मोटर कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर को लेके घूमेगी अपने साथ, राइट। मगर इंडक्शन सिंक्रोनस जनरेटर के केस में हम लोग 3 फेज सप्लाई स्टेटर को प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग रोटर को सिर्फ एक्साइट करते हैं और रोटर को हम लोग घुमाते हैं, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है स्टेटर में और जिसके वजह से जो स्टेटर है उसमें से करंट फ्लो होता है और जो 3 फेज 3 जो टर्मिनल है उसमें से हमें 3 फेज बैलेंस करंट मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंक्रोनस मशीन अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस तरीके से होता है, अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो जो सिंक्रोनस मशीन है वो समझना आपके लिए बहुत हद तक आसान हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसको हम लोग स्टेटर स्लॉट में रखते हैं, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो 3 फेज वाइंडिंग होती है इसमें फेज शिफ्ट होती है 120 डिग्री की। यही रीज़न की वजह से जो वाइंडिंग है 3 फेज एसी करंट कैरी करती है, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डायरेक्शन है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम लोग जो डायरेक्शन होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का वो चेंज होते रहता है, मगर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, डायरेक्शन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होते रहता है मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इतना तो समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, मगर आरएमएफ का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आप क्लॉक कंसिडर करो, क्लॉक में होता है क्या, जो नीडल है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाती है, रोटेट करते जाती है, घूमते जाती है। किसी एक इंस्टेंट पर अगर आप नीडल का डायरेक्शन देखोगे ना तो जो नीडल का जो डायरेक्शन होगा वो आपको अलग मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जो नीडल का जो डायरेक्शन होता है कंटिन्यूसली चेंज करता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेकंड की नीडल अगर 12 पर है तो इसका मतलब जो नीडल का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर सेकंड की नीडल अगर 3 पर है तो इसका मतलब जो नीडल का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, राइट हैंड साइड की तरफ होगा। सेकंड की नीडल अगर 6 पर है तो जो नीडल का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। सेकंड की नीडल अगर 9 पर है तो जो नीडल का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रोटेशन के साथ साथ जो डायरेक्शन है नीडल का वो भी कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वही आपको बोलता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होते जाता है, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग फेज सीक्वेंस ड्यू टू विच करंट फ्लोइंग फ्रॉम द वाइंडिंग विल गेट रिवर्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें रिवर्स करना होगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है। इससे पहले हमने बात भी किया था इंडक्शन मोटर के केस में। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है, इसका हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ भी है और थ्योरेटिकल प्रूफ भी है, मगर वो जो प्रूफ है मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल उसको अभी हमने कंसिडर नहीं किया है। सिर्फ हमें इतना पता है कि 3 फेज सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे केस में स्टेटर से जनरेट होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फेज सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा फेज सीक्वेंस कुछ इस तरीके से, पहले आर वाला टर्मिनल हमने लगाया, फिर वाई वाला टर्मिनल और बी वाला टर्मिनल, तो जो फेज सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से आर वाई बी, तो हमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है। अभी हमने क्या किया, जो फेज सीक्वेंस है उसको हमने चेंज कर दिया, फेज सीक्वेंस को हमने बना दिया आर बी वाई। अभी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें रिवर्स करना है, नॉट डायरेक्शन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें रिवर्स करना है तो हमें क्या करना होगा, जो फेज सीक्वेंस है उसे हमें कर देना होगा चेंज, जिसके वजह से होगा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएंगी रिवर्स।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम लोग स्टेटर में हम लोग क्या रख रहे हैं, स्टेटर में हम लोग रख रहे हैं 3 फेस वाइंडिंग। 3 फेस वाइंडिंग या तो आपके पास स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होगी या तो आपके पास डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग होगी, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग कंसिडर करते हैं स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। तो स्टेटर में हम लोग कौन सी वाइंडिंग रख रहे हैं, स्टार कनेक्टेड हम लोग वाइंडिंग रख रहे हैं, 3 फेस वाइंडिंग रख रहे हैं। तो जो 3 फेस वाइंडिंग में तीनों फेसेस के बीच में जो फेस शिफ्ट है वो कितना होना चाहिए, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, तब जाके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अदरवाइज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन ऑर्डर टू जनरेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देयर शुड बी 120 डिग्री फेस शिफ्ट। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए 120 डिग्री का फेस शिफ्ट होना चाहिए वाइंडिंग के बीच में। देयर शुड बी 120 डिग्री फेस शिफ्ट इन वाइंडिंग करंट ऑल्सो। वाइंडिंग के बीच में तो फेस शिफ्ट होना चाहिए 120 डिग्री का, और साथ ही साथ जो वाइंडिंग का जो करंट है उसमें भी 120 डिग्री का फेस शिफ्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको बता दूँ, जो वाइंडिंग है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग और डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग हमें पता है, आई गेस हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया। तो अगर हम लोग देखें, हमें पता, हम लोग बहुत हद तक फैमिलियर है कि जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है वो हमें किस तरीके से मिलती है। जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है, राइट। जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है, कर्सर की टिप कुछ इस तरीके से हमें मिलती है। यहाँ पर ये आर वाला फेस, यहाँ पर ये वाई वाला फेस और यहाँ पर ये बी वाला फेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वाइंडिंग है इसके बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमें कितना दिख रहा है, 120 डिग्री का दिख रहा है, राइट। तो जो वाइंडिंग है उसके बीच में 120 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो फेस शिफ्ट होना चाहिए 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल फेस शिफ्ट। साथ ही साथ जो वाइंडिंग में जो करंट जो फ्लो रहा होता है उसके बीच में भी 120 डिग्री फेस शिफ्ट होना चाहिए। वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री फेस शिफ्ट है, मगर वाइंडिंग के करंट के बीच में 120 डिग्री फेस शिफ्ट नहीं है, तो ऐसे केस में आरएमएफ जनरेट नहीं होगी। तो आरएमएफ जनरेट करने के लिए वाइंडिंग के बीच में तो 120 डिग्री का फेस शिफ्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो वाइंडिंग में से जो करंट जो फ्लो रहा होता है उसके भी बीच में जो 120 डिग्री का जो फेस शिफ्ट है वो मैंडेटरी है। तो ये कंडीशन होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से जनरेट होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन की कंडीशन क्या है। तो इन ऑर्डर टू जनरेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 120 डिग्री का फेस शिफ्ट होना चाहिए वाइंडिंग के बीच में, और फेस शिफ्ट करंट के बीच में भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मिनिमम फेस शिफ्ट कितना होना चाहिए, यहाँ तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया 3 फेस मशीन। आप नोट डाउन करना, अगर हमारे पास 3 फेस अगर मशीन है, 3 फेस सिंक्रोनस अगर हमारे पास मशीन है, सिंक्रोनस मशीन या फिर एसिंक्रोनस मशीन, दोनों मशीन के केस में जो 3 फेस जो वाइंडिंग है तीनों के बीच में, तीनों वाइंडिंग के बीच में, आर वाई बी वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ करंट में भी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट होना चाहिए। मगर हमारी मशीन अगर सिंगल फेस मशीन है तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें पता है सिंगल फेस मशीन में हमारे पास होती है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो दोनों वाइंडिंग के बीच में फेस शिफ्ट होना चाहिए 90 डिग्री का, और वाइंडिंग करंट के बीच में भी फेस शिफ्ट होना चाहिए 90 डिग्री का, तब जाके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मिनिमम फेस शिफ्ट इज़ 90 डिग्री टू जनरेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग 2 फेस सिस्टम कंसिडर करें। और जो डायरेक्शन होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे कि हमने डिस्कस किया 3 फेस मशीन में, आर वाई बी 3 फेस मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फेस सीक्वेंस है उसे हमें रिवर्स करना होगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 फेस मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है लीडिंग पावर फैक्टर से, लीडिंग फेस से लैगिंग फेस के लीडिंग फेस से लैगिंग फेस का जो डायरेक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा लीडिंग फेस और लैगिंग फेस के ऊपर। जो डायरेक्शन होगा लीडिंग फेस से लैगिंग फेस की तरफ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन केस ऑफ 2 फेस सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, there should be phase shift in between winding also and in between winding current also to generate rotating magnetic field। जैसे कि हमने डिस्कस किया वाइंडिंग के बीच में तो फेस शिफ्ट होना चाहिए, साथ ही साथ जो वाइंडिंग का जो करंट है उसमें भी फेस शिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ से 2-3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला 3 फेस मशीन के केस में जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट होना चाहिए, साथ ही साथ जो वाइंडिंग का जो करंट है उसमें भी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट होना चाहिए। अगर हमारी 2 फेस मशीन है तो ऐसे केस में क्या होगा, 2 फेस मशीन के केस में जो वाइंडिंग है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, फेस शिफ्ट होना चाहिए, और वाइंडिंग के करंट के बीच में भी 90 डिग्री का फेस शिफ्ट होना चाहिए। और 3 फेस मशीन के केस में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेस सीक्वेंस को रिवर्स करते हैं। मगर 2 फेस सिस्टम में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसको रिवर्स करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो लीडिंग फेस और लैगिंग फेस का डायरेक्शन कौन सा है। डायरेक्शन हमें देखना होता है लीडिंग फेस से लैगिंग फेस की तरफ। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है लीडिंग फेस और लैगिंग फेस के ऊपर डिपेंड करते हैं इन केस ऑफ 2 फेस मशीन। यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, सिंक्रोनस मशीन में अगर हम लोग रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो जो रोटर होता है वो हमें बेसिकली 2 टाइप का मिलता है। सैलिएंट पोल रोटर जिसको हम लोग
प्रोजेक्टिंग पोल रोटर भी बोलते हैं, और दूसरा जो रोटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, इसको नॉन साइलेंट पोल रोटर भी बोला जाता है। इससे पहले हमने बात किया स्टेटर कंस्ट्रक्शन के बारे में, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप का रोटर है, सैलेंट पोल रोटर जिसको प्रोजेक्टिंग पोल रोटर भी बोला जाता है, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर जिसको हम लोग नॉन साइलेंट पोल रोटर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैलेंट पोल रोटर के बारे में। तो जो सैलेंट पोल रोटर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो सैलेंट पोल रोटर है इसको हम लोग प्रोजेक्टिंग पोल रोटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। तो यही रीज़न की वजह से जो रोटर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सैलेंट पोल रोटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें जो सैलेंट पोल रोटर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोल है, जो कर्सर की टिप आपको जो शो कर रही है वो पोल है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोल, और यहाँ पर भी नीचे की तरफ हमें मिल रहा है पोल। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक पोल है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, तो यही रीज़न की वजह से जो पोल है जो रोटर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रोजेक्टिंग पोल रोटर, प्रोजेक्टिंग पोल रोटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रोटर है इसके साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, रोटर पर हम लोग वाइंडिंग को वाउंड कर देते हैं, और जो रोटर है इसमें हम लोग लगा देते हैं डीसी सप्लाई। जब हम लोग रोटर पर डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, ये जो रोटर है वो क्या हो जाती है, वो एनर्जाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो रोटर है इसमें जनरेट होता है मैग्नेटिक पोल। अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है तो नीचे की तरफ साउथ पोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऊपर की तरफ अगर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जो रोटर है इसमें जनरेट होने लगता है मैग्नेटिक पोल कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये साउथ पोल। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो रोटर सर्किट है जब इसको हम लोग एनर्जाइज करते हैं तो बेसिकली होता क्या, ये जो रोटर है इसमें जनरेट होता है मैग्नेटिक पोल, ये जो रोटर है इसमें जनरेट होता है मैग्नेटिक पोल, और ये जो रोटर है इसे एनर्जाइज करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्साइटेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कितने पोल का रोटर कंसीडर किया, 2 पोल का रोटर। सिमिलरली अगर हम लोग 4 पोल का रोटर कंसीडर करें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक चीज़ अगर नोट डाउन करें, ये रोटर को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, यहाँ पर ये सैलेंट पोल रोटर हमने कंसिडर किया, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप, ये जो सर्कमफेरेंस हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेटर। ये है क्या, ये है बेसिकली स्टेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेटर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रोटर। यहाँ पर ये स्टेटर और रोटर के बीच में हमें गैप दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर गैप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पोल के तरफ जो एयर गैप होता है वो कम होता है, और पोल के बाहर जो एयर गैप होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें जो एयर गैप जो दिखाई दे रहा है वो कम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप, इतने रीजन में हमें कोई पोल नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एयर गैप हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर एयर गैप कम, फिर यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा, यहाँ पर एयर गैप कम, यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा, यहाँ पर एयर गैप कम, यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सैलेंट पोल रोटर के केस में हमें जो एयर गैप जो मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है, वेरिएबल एयर गैप मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग नोट डाउन करें, और साथ ही साथ अगर हम लोग ये सैलेंट पोल रोटर को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, ये सैलेंट पोल रोटर के केस में होता है कि जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब जो वेट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। वेट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से होता क्या है, ये जो रोटर होता है ये मैकेनिकली अनबैलेंस हो सकता है जब हम लोग ये रोटर को हाई स्पीड पर चलाए तो यही रीज़न की वजह से जो रोटर का जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत कम होता है। मतलब ये जो रोटर है इसको हम लोग लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सैलेंट पोल रोटर, तो जो पोल्स है वो प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ, देयरफॉर ये जो रोटर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रोजेक्टिंग पोल रोटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एयर गैप है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जो एयर गैप है वो कम से कम होता है डी एक्सिस के अलॉन्ग और मैक्सिमम होता है क्यू एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, सैलेंट पोल रोटर के केस में जो एयर गैप होता है वो मिनिमम होता है कौन से एक्सिस के अलॉन्ग, जो एयर गैप होता है मिनिमम होता है डी एक्सिस के अलॉन्ग, और मैक्सिमम होता है कौन से एक्सिस के अलॉन्ग, क्यू एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रोटर है ये ऑपरेट करती है लो स्पीड पर, ज़्यादा स्पीड के लिए सूटेबल नहीं है नॉन यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। टू नॉन यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रोटर कैन बी ऑपरेट एट अ लो स्पीड, नॉट सूटेबल फॉर हाई स्पीड, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ दिस रोटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रोटर, ये रोटर का नॉन यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से होता क्या है, ये जो रोटर है मैकेनिकली मतलब ये मैकेनिकल अनबैलेंस होने के चांसेस होते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रोटर मैकेनिकल बैलेंसिंग ऑल्सो अकर, मैकेनिकल अनबैलेंसिंग, ये अनबैलेंसिंग होगा, मैकेनिकल अनबैलेंसिंग भी हो सकती है। तो ये रीज़न की वजह से जो मोटर है जो रोटर है वो हाई स्पीड के लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर ये जो रोटर हमने जो कंसिडर किया प्रोजेक्टिंग पोल रोटर,
ये हाई स्पीड के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें इसमें जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से होता क्या है, ये जो रोटर है ये मैकेनिकली अनबैलेंस हो जाएगा अगर हम लोग ये रोटर को हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करें तो। और दूसरा अगर हम लोग देखें जो रोटर है इसमें जो पोल्स होते हैं वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, तो ये रीज़न की वजह से जो रोटर है इसको हम लोग प्रोजेक्टिंग पोल रोटर भी बोलते हैं। और ये जो रोटर है इसमें जो एयर गैप होता है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रोटर है इसका अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें मतलब कितने स्पीड पर काम करेगा, 50 से 1000 आरपीएम के बीच में जो रोटर है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये रोटर को हम लोग कैसा याद रखें, सेलेंट पोल टाइप की रोटर कम स्पीड पर ऑपरेट होती है। तो जो सेलेंट पोल टाइप की जो रोटर है वो स्लो स्पीड पर ऑपरेट होती है, स्लो में भी एस और साइलेंट पोल में भी एस। तो यहाँ से हमें इंस्टेंटेनियसली क्लिक हो जाएगा कि साइलेंट पोल टाइप जो रोटर होती है वो स्लो स्पीड पर ऑपरेट होती है, उसकी स्पीड रेंज 50 से 1000 आरपीएम के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन आया था सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर में, कौन सी जो रोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और कौन सी कम होती है। तो मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया था। सेलेंट पोल होती है स्लो के लिए, एस के जो टर्म है उसको एस के जो अल्फ़ाबेट है उसको मैंने रिलेट करते हुए लिख के आया था। तो वहाँ पर जो मेरा जो क्वेश्चन था वो एकदम सही बना था। तो आप इसको नोट डाउन करना, जो सेलेंट पोल टाइप की जो रोटर होती है उसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं स्लो स्पीड के लिए। और जो स्पीड की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, जो स्पीड की जो रेंज होती है वो बेसिकली होती है 50 से 1000 आरपीएम के बीच में, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये रोटर के एप्लीकेशन के बारे में बात करें, एप्लीकेशन ऑफ दिस रोटर इज़ इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर हम लोग बोल सकते हैं डीजल पावर प्लांट एंड सच जनरेटर इज़ नोन एज पावर प्लांट हाइडल जनरेटर। मतलब ये रोटर का जो एप्लीकेशन है, अगर हम लोग देखें जो रोटर है इसको हम लोग 50 से 1000 आरपीएम के बीच में ऑपरेट करते हैं। तो यही रीज़न की वजह से जो रोटर है इसका जो एप्लीकेशन होता है बेसिकली हमें मिलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग ये रोटर यूज़ करते हैं। और ये जो रोटर है इसको हम लोग जनरेटर में लगाएंगे, तो ऐसे जो जनरेटर होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हाइडल जनरेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पावर आउटपुट होता है सिंक्रोनस मशीन का वो बराबर में होता है रोटर के वॉल्यूम के। अगर रोटर का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो जो सिंक्रोनस जनरेटर का जो पावर आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो पावर आउटपुट होता है सिंक्रोनस जनरेटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर के वॉल्यूम के साथ। अगर रोटर का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो पावर आउटपुट ज़्यादा होगा, रोटर का वॉल्यूम अगर कम है तो ऐसे केस में जो पावर आउटपुट हमें जो मिलेगा जनरेटर का वो कम होगा। सिमिलरली दूसरा जो रोटर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर, और इसका दूसरा जो नाम होता है नॉन सेलेंट पोल टाइप रोटर। यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल रोटर का अगर एप्लीकेशन देखें तो टर्बो जनरेटर हो गया, टर्बो अल्टरनेटर हो गया, हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम लोग ये रोटर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रोटर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये रोटर में अगेन हमें स्लॉट मिलता है और स्लॉट और तीत मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग कर्सर की टिप अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, यहाँ पर ये स्लॉट, यहाँ पर ये तीत, यहाँ पर स्लॉट, यहाँ पर तीत, यहाँ पर स्लॉट, यहाँ पर तीत, स्लॉट तीत। और यहाँ पर ये जो स्लॉट हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग क्या रखते हैं, कंडक्टर। कर्सर की टिप हम लोग कुछ इस तरीके से रखते हैं कंडक्टर, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इतने पार्ट में हमें कोई स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर ये जो 1/3 रीजन है इसमें हमें कोई स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पर भी ये जो 1/3 रीजन है इसमें भी हमें स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा। तो 1/3 रीजन जहाँ पर हमें स्लॉट ना दिखाई दे, तो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर में जिस भी रीजन में हमें स्लॉट ना दिखाई दे तो जो रीजन होता है वहाँ पर जनरेट होता है मैग्नेटिक पोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें कोई स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा, कर्सर की टिप, यहाँ पर हमें कोई स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी हमें कोई स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर बेसिकली जनरेट होता है मैग्नेटिक पोल। यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा, यहाँ पर हमें साउथ पोल जनरेट होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले जो रोटर है, ये रोटर के केस में होता है कि जो एयर गैप होता है वो कांस्टेंट होता है, एयर गैप रिमेन कांस्टेंट इन दिस रोटर। और ये जो रोटर होता है इसमें जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो कम होते हैं। हमें कितने मैग्नेटिक पोल्स दिखाई दे रहे हैं, 2 मैग्नेटिक पोल्स, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इससे पहले हमने जो सेलेंट पोल टाइप की जो रोटर जो पढ़ा था उसमें हमें कितने मैग्नेटिक पोल्स मिल रहे थे, 4 मैग्नेटिक पोल्स मिल रहे थे। कर्सर की टिप अगर हम लोग देखें हमें 4 मैग्नेटिक पोल्स मिल रहे थे। यहाँ पर ये साउथ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यहाँ पर हमें जो मैग्नेटिक पोल्स जो मिल रहे हैं वो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं इन केस ऑफ सेलेंट पोल रोटर। मगर यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल रोटर है इसमें हमें जो मैग्नेटिक पोल्स जो मिलते हैं वो कम मिलते हैं। यहाँ पर अगर हमें नॉर्थ पोल मिल रहा है तो यहाँ पर हमें कौन सा पोल मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा। तो जो मैग्नेटिक पोल है वो कम होते हैं इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रोटर है इसमें जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो कम होते हैं, 2 पोल से 4 पोल के बीच में मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रोटर है इसका जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होता है इसका मतलब जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है पूरे पेरिफेरी के अलॉन्ग, जिसकी वजह से होता क्या है यहाँ पर ये जो रोटर है इसको हम लोग हाई स्पीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग हाई स्पीड के लिए यूज़ करें तो मैकेनिकल अनबैलेंसिंग भी नहीं होगी, जो कि बेसिकली हो रही थी सेलेंट पोल टाइप रोटर के केस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने की वजह से ये जो रोटर है ये रोटेट हो सकती है हाई स्पीड पर।
और इसके स्पीड रेंज के बारे में बात करें तो 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम के बीच में जो रोटर है इसको हम लोग चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पीड रेंज है इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो रोटर है इसको हम लोग सिलेंड्रिकल पोल रोटर हम लोग उसको कितने स्पीड तक चला सकते हैं, 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम के बीच में चला सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक पोल कम होने की वजह से, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल इन सिलेंड्रिकल रोटर इट्स डायमीटर रिमेन लेस बट इट्स एक्सियल लेंथ इज हायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिलेंड्रिकल रोटर में मैग्नेटिक पोल कम होने की वजह से होता है क्या, ये जो रोटर है इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, डायमीटर कम होता है मगर इसकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। एक्सियल लेंथ मतलब जो रोटर है वो बेसिकली ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप में होगी। हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। आई होप आपको पता होगा सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है। तो जो सिलेंड्रिकल शेप है, अगर सिलेंड्रिकल शेप की अगर हम लोग लेंथ अगर इंक्रीज़ करें तो ऑब्वियसली उसकी जो हाइट होगी वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रोटर होता है इसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, और जो हाइट होती है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सियल लेंथ। तो यहाँ पर ये जो रोटर है इसकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है मगर इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मटेरियल विच कैन बी यूज फॉर रोटर कंस्ट्रक्शन इज सॉलिड स्टील, क्रोमियम, मॉलिबेडनियम टू इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द रोटर। मटेरियल जो कि हम लोग यूज़ करते हैं रोटर के कंस्ट्रक्शन के लिए वो है सॉलिड स्टील, क्रोमियम हो गया, मॉलिबेडनियम हो गया। तो ये सारे मटेरियल का यूज़ करते हुए जो रोटर होता है इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जिसकी वजह से होता है कि जो रोटर की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इन दिस रोटर एयर गैप इज कांस्टेंट, एयर गैप कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी ऑब्टेन नहीं होती है रोटर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, एयर गैप कांस्टेंट होने की वजह से हमने डिस्कस किया था अगर एयर गैप अगर वेरिएबल होता है तो ऐसे केस में हमें साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी मिलती है, मगर यहाँ पर जो एयर गैप है वो कांस्टेंट है जिसकी वजह से हमें साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी हमें नहीं मिलेगी, हमें नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी। बट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी ऑब्टेन करने के लिए एमएमएफ शुड बी वेरी साइनोसॉइडली। जो एमएमएफ है वो क्या करना चाहिए, साइनोसॉइडली वेरी करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए यहाँ से हमने ये समझा कि जो रोटर है इसमें जो एयर गैप होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। एयर गैप कांस्टेंट होने की वजह से होता क्या है, एयर गैप कांस्टेंट होने की वजह से जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, नॉन साइनोसॉइडल होती है। मगर हमें साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, तो साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एमएमएफ है उसे हमें वेरी करना होगा साइनोसॉइडली। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमएमएफ को हम लोग साइनोसॉइडली कैसा वेरी करें, एमएमएफ को साइनोसॉइडली वेरी करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो वाइंडिंग के जो टर्न्स होंगे उसको हम लोग चेंज कर देंगे, वाइंडिंग के टर्न्स को हम लोग अलग अलग रखेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, एमएमएफ वेरी करेगा। एमएमएफ वेरी करने की वजह से होगा क्या, हमें साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमएमएफ कैन बी वेरी साइनोसॉइडली और कैन से वी कैन ऑब्टेन साइनोसॉइडल एमएमएफ बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ रोटर की जो वाइंडिंग है उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको चेंज करते हुए, रोटर की जो वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को अलग अलग रखते हुए हम लोग जो एमएमएफ होगा उसको हम लोग वेरी कर लेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जो साइनोसॉइडल फ्लक्स होगी वो वेरी करेगी, जिसकी वजह से जो फ्लक्स डेंसिटी होगी वो वेरी करेगी। फ्लक्स डेंसिटी वेरी करने की वजह से हमें साइनोसॉइडल फ्लक्स मिलेगी। साइनोसॉइडल एमएमएफ विच वी विल गेट विल नॉट बी प्योर साइन वेव। जो साइनोसॉइडल एमएमएफ हमें जो मिलेगी वो प्योर साइन वेव नहीं होगी, वो अप्रॉक्सीमेट साइन वेव होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रीट साइन वेव होगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें रोटर में हम लोग जो वाइंडिंग को जो लपटेंगे, उस जो वाइंडिंग के जो टर्न्स हो गए वो कैसे हो गए, 1500 टर्न्स हो गए, 1600 टर्न्स हो गए, 700 टर्न्स हो गए। क्या हम लोग ऐसे टर्न्स कर सकते क्या, 1500.02 टन, ऐसा हम लोग वाइंडिंग को टर्न नहीं दे सकते। तो ये रीज़न की वजह से, मतलब अगर हम लोग मोटर में वाइंडिंग कर रहे हैं तो कैसा वाइंडिंग करेंगे, 1 टन हो गया, 2 टन हो गया, 3 टन हो गया, 300 टन हो गया, 400 टन हो गया, आप ऐसा टन कर सकते हो क्या, 400.05 टन, 400.12 टन, 3.5 टन, ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या। ऑब्वियसली हम लोग डेसिमल के फॉर्म में जो टन है उसको हम लोग नहीं कर सकते वाइंडिंग टन। जो वाइंडिंग टन होगा वो हमें इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा, डेसिमल के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो यही रीज़न की वजह से अगर हम लोग देखें हमें जो साइनोसॉइडल एमएमएफ जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, स्टेप वेव फॉर्म के फॉर्म में मिलेंगी, मतलब स्टेप वेव फॉर्म हमें मिलेंगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमें अप्रॉक्सीमेटेड वेव फॉर्म मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो साइनोसॉइडल एमएमएफ विच विल गेट विल नॉट बी प्योर साइन वेव। साइनोसॉइडल एमएमएफ जो कि हमें मिलेगी वो कुछ इस तरीके से प्योर साइन वेव नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेटेड साइन वेव होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टेप साइन वेव होगी। क्यों साइन वेव होगी, क्योंकि जो वाइंडिंग के जो टर्न्स है वो डिस्क्रीट है, जैसे कि 1500, 1600, 700 एंड सो ऑन। अगर हम लोग ऐसा अगर वाइंडिंग टर्न्स कर पा रहे होते तो ऐसे केस में मे बी हमें कुछ इस तरीके से प्योर साइनोसॉइडल एमएमएफ मिल जाती, मगर हमें कुछ इस तरीके से डिस्क्रीट साइनोसॉइडल एमएमएफ मिलती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस जनरेटर का अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल कंसीडर करें, इन सिंक्रोनस जनरेटर रोटर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक। यहाँ पर हमने बात किया रोटर के बारे में, जो रोटर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं
सिंक्रोनस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है और ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इन सिंक्रोनस जनरेटर रोटर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद स्टेटर एंड ईएमएफ इंड्यूस इन स्टेटर वाइंडिंग। मतलब अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस जनरेटर के केस में क्या होता है, ऑल्टरनेटर के केस में क्या होता है, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेटर, ये हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया स्टेटर। स्टेटर के साथ 3 फेस वायर कनेक्टेड है आर वाई बी, राइट। यहाँ पर ये हमने 3 टर्मिनल ले लिया, आर वाई बी वाइंडिंग के टर्मिनल है ये। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रोटर, और जो रोटर है उसको हमने क्या किया, एनर्जाइज किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एनर्जाइज करने की वजह से ये जो रोटर सर्किट है वो एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगी। एनर्जाइज करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्साइटेशन। ऊपर की तरफ बेसिकली जनरेट होगा नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ बेसिकली जनरेट होगा साउथ पोल, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल, डिपेंड करता है कि जो एक्साइटेशन की जो पोलैरिटी वो कैसी है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रोटर है इसको हम लोग रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो जो हम लोग ये रोटर को प्राइम मूवर के हेल्प से रोटेट करेंगे तो जो रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रोटेट करेंगी। उसके वजह से होगा कि जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से होगा कि जो स्टेटर है उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से जो सिंक्रोनस जनरेटर है, ऑल्टरनेटर, वो काम करता है। तो जो स्टेटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसके लिए ये वाला इक्वेशन होता है। EMF induced in stator is associated with this equation। जो EMF होता है ERMS इज इक्वल टू 4.44 FN 5M। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सिंक्रोनस जनरेटर के केस में जो स्टेटर है उसमें जो EMF जो इंड्यूस होता है उसका EMF इक्वेशन कौन सा होता है, ये वाला इक्वेशन होता है। यहाँ पर ये जो N है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न, और यहाँ पर ये जो F है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो F है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, और जो 5M है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्लक्स इंडिकेट कर रहा है। जो 5M किसके बराबर में होगा, 2BM DL अपॉन पी के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें DL और ये DL और ये P है क्या, यहाँ पर ये जो D है वो है डायमीटर किसका, रोटर का। जो D है वो है बेसिकली डायमीटर, नहीं रोटर का नहीं स्टेटर का। जो D है वो डायमीटर है किसका, स्टेटर का, और जो L है वो एक्सियल लेंथ है स्टेटर की, और जो P है वो है नंबर ऑफ पोल्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो P है वो है नंबर ऑफ पोल्स, और यहाँ पर ये जो D है वो डायमीटर है स्टेटर का, और जो L है वो एक्सियल लेंथ है किसकी, स्टेटर की। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें EMF इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज आइडेंटिकल टू EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन और जो सिंक्रोनस जनरेटर का जो EMF इक्वेशन है, दोनों जो इक्वेशन होते हैं EMF इक्वेशन वो बहुत हद तक के आइडेंटिकल होते हैं। इन ट्रांसफार्मर EMF इज स्टैटिकली इंड्यूस। ट्रांसफार्मर में जो EMF जो इंड्यूस हो रहा होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस EMF। मगर सिंक्रोनस जनरेटर के केस में जो EMF जो इंड्यूस हो रहा होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस EMF। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ से ट्रांसफार्मर में जो EMF जो इंड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक EMF, और जो रोटेटिंग मशीन में जो EMF जो जनरेट होता है, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर ऑल्टरनेटर में जो EMF जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायनेमिक EMF। यहाँ पर अगर हम लोग देखें EMF प्रेजेंट इन R, Y and B फेस इज शिफ्टेड बाय 120 डिग्री, हैंस 3 फेस EMF इज इंड्यूस इन 3 फेसेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो EMF जो इंड्यूस होगा स्टेटर वाइंडिंग में वो शिफ्टेड होगा कितने से, 120 डिग्री से। 120 डिग्री फेस शिफ्ट से शिफ्टेड होगा, जिसके वजह से होता है क्या, 3 फेस बैलेंस EMF जनरेट होता है हमारे ये स्टेटर वाइंडिंग में, और जिसके वजह से होता है क्या, ये जो तीनों जो फेस है ये तीनों फेस में 3 फेस बैलेंस EMF फ्लो करने लगता है, 3 फेस बैलेंस करंट फ्लो करने लगता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट इफ फील्ड करंट that is rotor excitation is AC, then EMF induced in the stator will contain double frequency, therefore rotor is excited by DC source। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जो रोटर है उसको हम लोग DC सोर्स से एक्साइटेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्साइटेशन का मतलब जो रोटर है इसको जो एनर्जाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जो रोटर है उसको हम लोग DC क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, AC क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। अगर हम लोग रोटर को AC प्रोवाइड करें तो ऐसे केस में होगा क्या, जो EMF जो इंड्यूस होगा स्टेटर में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, डबल होगी, 50 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। और अगर आपका जनरेटर अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर जनरेट करता है तो ऐसे केस में ये अनडिज़ायरेबल होता है। तो यही रीज़न की वजह से जो रोटर होता है उसको हम लोग DC एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 3 फेज बैलेंस EMF, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर जब ये रोटर घूमता है तो EMF इंड्यूस होता है स्टेटर में, और वो जो EMF जो होता है वो 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो किस तरीके से फेज शिफ्टेड होता है उसके बारे में बात करेंगे। EMF प्रेजेंट इन R, Y and B फेसेस इज शिफ्टेड बाय 120 डिग्री। R, Y, B फेस में जो EMF जो इंड्यूस होता है 120 डिग्री से फेज शिफ्ट होता है, हैंस ये जो EMF होता है इसको हम लोग बोलते हैं 3 फेज EMF, 3 फेज बैलेंस EMF। तो 3 फेज बैलेंस EMF किस तरीके से इंड्यूस होता है, 120 डिग्री फेज शिफ्टेड किस तरीके से होता है EMF में, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेटर, यहाँ पर ये जो कर्सर की टिप है वो हमें इंडिकेट करिए स्टेटर। जो स्टेटर हमने कंसिडर किया और जो स्टेटर है इसमें हम लोग रखेंगे स्टेटर वाइंडिंग। यहाँ पर हमने रखा R वाली वाइंडिंग और यहाँ से हमने R टर्मिनल ले लिया।
यहाँ पर हमने रखा वाई वाली वाइंडिंग और यहाँ से वाई का टर्मिनल, यहाँ पर हमने रखा बी वाली वाइंडिंग और यहाँ से बी टर्मिनल। 3 टर्मिनल हमें मिल गए, 3 फेसेस हमें मिल गए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग हमें दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पर ये आर वाली स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, वाई वाली वाइंडिंग और यहाँ पर ये बी वाली वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग के हमने टर्मिनल ले लिए बी टर्मिनल, यहाँ पर ये वाई टर्मिनल और यहाँ पर ये आर टर्मिनल। तो तीनों जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। और हमें जो फेज शिफ्टिंग हमें जो दिखाई दे रही है वो कितने डिग्री की दिखाई दे रही है, मतलब वाइंडिंग के बीच में जो इलेक्ट्रिकल शिफ्ट है वो हमें कितनी दिखाई दे रही है, 120 डिग्री दिखाई दे रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हमने कंसिडर किया है रोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, रोटर का पोल जिस भी वाइंडिंग के क्लोज में होगा, वो जो वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी नॉर्थ पोल को ही हम लोग फोकस करेंगे, जो रोटर का जो नॉर्थ पोल है इसको हम लोग फोकस करते हुए चलते हैं। तो अभी जो नॉर्थ पोल है वो कौन सी वाइंडिंग की तरफ है, यहाँ पर ये आर वाली वाइंडिंग की तरफ है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो आर वाली जो वाइंडिंग है इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा अभी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया, तो यहाँ पर जो आर वाली जो वाइंडिंग है इसमें कुछ इस तरीके से मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हुआ, आर वाली वाइंडिंग में कुछ इस तरीके से मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हुआ। फिर उसके बाद बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो रोटर हमने जो कंसीडर किया है, ये जो रोटर है वो रोटेट करते हुए वाई वाली वाइंडिंग की तरफ आ जाएगा। तो जब ये रोटर वाई वाली वाइंडिंग की तरफ आ जाएगा तो जो वाई वाली जो वाइंडिंग है इसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ये रोटर रोटेट करते हुए वाई वाली वाइंडिंग की तरफ आएगा, जब ये नॉर्थ पोल रोटेट करते हुए वाई वाली वाइंडिंग की तरफ आएगा, तो ये जो नॉर्थ पोल है वो कितना डिग्री एंगल कवर करेगा, 120 डिग्री एंगल कवर करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इस वाइंडिंग के बीच में हमें कितनी डिग्री फेज शिफ्ट दिखाई दे रही है, 120 डिग्री फेज शिफ्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आर वाली वाइंडिंग वाई वाली वाइंडिंग 120 डिग्री फेज शिफ्ट, वाई और बी के बीच में भी 120 डिग्री फेज शिफ्ट, आर और बी के बीच में भी 120 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जब ये रोटर आर से वाई की तरफ आएगा तो 120 डिग्री का एंगल कवर करेगा, और जब ये रोटर का फेस वाई वाली वाइंडिंग की तरफ होगा तो ऐसे केस में जो वाई वाली जो वाइंडिंग है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वाई वाली जो वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम ईएमएफ, यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मे बी यहाँ पर आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें फेज शिफ्ट कितने डिग्री की दिखाई दे रही है, फेज शिफ्ट हमें दिखाई दे रही है 120 डिग्री की। आर वाली वाइंडिंग में जो मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है और वाई वाली वाइंडिंग में जो मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, दोनों के बीच में हमें जो गैप जो दिखाई दे रहा है वो कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो आर वाली वाइंडिंग और जो वाई वाली जो वाइंडिंग है दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल शिफ्ट है वो है 120 डिग्री, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, हमारा जो नॉर्थ पोल है कौन सी वाइंडिंग की तरफ है, वाई वाइंडिंग की तरफ। फिर उसके बाद जो नॉर्थ पोल है घूमते 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 बी वाली वाइंडिंग की तरफ आएगा, तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी जो नॉर्थ पोल है वो बी वाली वाइंडिंग की तरफ है, तो जो बी वाली जो वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ये नॉर्थ पोल वाई वाली वाइंडिंग से बी वाली वाइंडिंग की तरफ आएगा तो कितना डिग्री एंगल कवर करेगा, 120 डिग्री एंगल कवर करेगा। तो यहाँ पर ये जो बी वाली जो वाइंडिंग है इसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट के बाद होगा, मतलब 120 डिग्री एंगल के बाद जो बी वाली जो वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कुछ इस तरीके से 120 डिग्री के बाद, हर 120 डिग्री के बाद जो वाइंडिंग का जो ईएमएफ है वो हमें मैक्सिमम मिल रहा है। वाइंडिंग का जो ईएमएफ है वो हमें मैक्सिमम मिल रहा है हर 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल के बाद। क्योंकि इसका रीज़न अगर हम लोग देखें, जो वाइंडिंग है वाइंडिंग के बीच में हमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट जो दिखाई दे रहा है, जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आर वाली फेज का हमने ईएमएफ कंसिडर किया, यहाँ पर ये वाई वाली फेज का हमने ईएमएफ कंसिडर किया, यहाँ पर ये बी वाली फेज का हमने ईएमएफ कंसिडर किया। आर वाली फेज का मैक्सिमम ईएमएफ, वाई वाली फेज का मैक्सिमम ईएमएफ, बी वाली फेज का मैक्सिमम ईएमएफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सभी मैक्सिमम ईएमएफ के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो कितना है, वो है 120 डिग्री। तो जो स्टेटमेंट है वो हमें यही बोल रहा था, ये जो स्टेटमेंट है वो हमें यही बोल रहा था, ईएमएफ प्रेजेंट जो कि होगा आर वाई बी फेसेस में वो शिफ्टेड होगा 120 डिग्री से, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा कि जो मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है हर एक वाइंडिंग में जो मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो 120 डिग्री एंगल के बाद हो रहा है, 120 डिग्री फेज शिफ्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ईएमएफ इज़ लैगिंग बाय 120 डिग्री। जो ईएमएफ है हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, हर एक फेस में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो लैग कर रहा है 120 डिग्री एंगल से, ड्यू टू वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जो कि है 120 डिग्री का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है इसको अगर हम लोग कम्प्लीटली ड्रॉ करें तो जो वेव फॉर्म है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं 3 फेज वेव फॉर्म। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो वेव फॉर्म है वो है ईएमएफ के लिए आर वाली फेस में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसके लिए ये वाला वेव फॉर्म, वाई वाली फेस में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसके लिए ये वाला वेव फॉर्म, और सिमिलरली बी वाली फेस में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसके लिए ये वाला वेव फॉर्म।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमें 3 फेज़ वेवफॉर्म मिलता है, 3 फेज़ AC साइकिल मिलती है विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो EMF जो जनरेट होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला हमें जो मैक्सिमम EMF जो मिल रहा है वो R फेज़ का मिल रहा है, फिर Y फेज़ का मिल रहा है, राइट। फिर उसके बाद हमें मिल रहा है B फेज़ का। मगर आप चाहते हो कि पहले आपको B फेज़ का मैक्सिमम EMF मिले, फिर Y फेज़ का मैक्सिमम EMF मिले, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, जो फेज़ सीक्वेंस होगा उसे आपको इंटरचेंज कर देना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पहला यहाँ पर ये जो EMF जो इंड्यूस हो रहा था, यहाँ पर पहला हमें जो मैक्सिमम EMF जो मिल रहा था वो मिल रहा था R वाली फेज़ का, फिर Y वाली फेज़ का मैक्सिमम EMF, फिर B वाली फेज़ का हमें मैक्सिमम EMF मिल रहा था। मगर हम लोग चाहते कि पहला B वाली फेज़ का मैक्सिमम EMF मिले, फिर R वाली फेज़ का मैक्सिमम EMF मिले, फिर Y वाली फेज़ का मैक्सिमम EMF मिले। तो ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या, जो फेज़ सीक्वेंस होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे। फेज़ सीक्वेंस को चेंज करने की वजह से होगा क्या, जो EMF होगा वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फेज़ सीक्वेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग रोटर डायरेक्शन। जो फेज़ सीक्वेंस है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं रोटर के डायरेक्शन को चेंज करते हुए। जो फेज़ सीक्वेंस है EMF का उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं रोटर के डायरेक्शन को चेंज करते हुए। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा पहला हमें R वाली फेज़ का मैक्सिमम EMF मिल रहा था, फिर Y वाली फेज़ का मैक्सिमम EMF, फिर B वाली फेज़ का मैक्सिमम EMF। मगर हम लोग पहला चाहते कि पहला B वाली फेज़ का मैक्सिमम EMF मिले, फिर Y वाली फेज़ का मैक्सिमम EMF। तो ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या, जो रोटर का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो अगर हम लोग रोटर के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो ऐसे केस में होगा क्या, रोटर के डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से जो EMF होगा, जो EMF जो इंड्यूस हो रहा है हर एक फेसेस में, वो जो EMF जो इंड्यूस हो रहा है EMF का जो सीक्वेंस होगा वो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें EMF जनरेट इन सिंक्रोनस जनरेटर इज बैलेंस EMF अंटिल ओरिएंटेशन फेज सीक्वेंस ऑफ वाइंडिंग इज नॉट रिवर्स एंड अंटिल वाइंडिंग ऑफ 3 फेज हैज सेम नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेटमेंट है वो हमें ये बोल रहा है कि जो सिंक्रोनस जनरेटर मतलब जो अल्टरनेटर में जो EMF जो इंड्यूस हो रहा होता है वो बैलेंस EMF होता है जब तक के वाइंडिंग का ओरिएंटेशन सेम है, मतलब जब तक के वाइंडिंग का जो फेज सीक्वेंस है उसको हम लोग चेंज नहीं करते। अगर वाइंडिंग का फेज सीक्वेंस अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ऐसे केस में जो EMF होगा वो मे बी अनबैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें और सिमिलरली वाइंडिंग के जब तक के नंबर ऑफ टर्न से सेम है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जो EMF जो जनरेट होता है सिंक्रोनस जनरेटर में वो बैलेंस होता है, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो फेज सीक्वेंस है वो रिवर्स नहीं होना चाहिए, फेज सीक्वेंस एज इट इज़ होना चाहिए। और दूसरा जो वाइंडिंग में जो टर्न्स है वो सेम होना चाहिए। अगर वाइंडिंग के टर्न्स अगर सेम है, 3 फेज वाइंडिंग के वाइंडिंग टर्न्स अगर सेम है, आर फेज के 100 टर्न है, वाई फेज के भी 100 टर्न है, बी फेज के भी 100 नंबर ऑफ टर्न है, और अगर सेम नंबर ऑफ टर्न है और दूसरा अगर फेज सीक्वेंस भी अगर सेम है, तो ऐसे केस में जो EMF जो जनरेट होगा हमारे जनरेटर में वो कैसा EMF होगा, बैलेंस EMF होगा। अदरवाइज जो EMF होगा वो अनबैलेंस होगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें जो ये जो हमने जो डिस्कस किया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर हमें EMF का अगर फेज सीक्वेंस अगर हमें चेंज करना हो, राइट, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसके जो रोटर का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3-phase EMF is induced in the stator winding due to which 3-phase current is present in the stator. This 3-phase current produce rotating magnetic field. This rotating magnetic field is rotate at a speed of ns. यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इससे पहले हमने इंडक्शन मशीन का भी वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, तो हमने ये देखा था कि जो स्टेटर है इसमें फ्लो होता है 3 फेज करंट, और जब स्टेटर में 3 फेज करंट फ्लो होता है, 3 फेज EMF की वजह से 3 फेज करंट फ्लो होता है, तो ऐसे केस में बेसिकली होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। स्टेटर में जब भी EMF आया तो जो स्टेटर है उससे जनरेट होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस जनरेटर का हमने वर्किंग प्रिंसिपल क्या देखा था, सिंक्रोनस जनरेटर का हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा था कि जो रोटर है उसको हम लोग रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें इंड्यूस होता है EMF। स्टेटर वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होने की वजह से होता क्या है, जो स्टेटर है उसमें करंट फ्लो होता है। स्टेटर में करंट फ्लो होता है और वो कौन सा करंट होता है, 3 फेज करंट होता है। तो स्टेटर में 3 फेज करंट फ्लो होने की वजह से जो स्टेटर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 फेज EMF इज इंड्यूस इन स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग में 3 फेज EMF इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से 3 फेज करंट प्रेजेंट होता है स्टेटर में, और ये जो 3 फेज करंट है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है। नोट दैट रोटर इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिंक्रोनस जनरेटर के केस में जो रोटर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और जो स्टेटर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। उसका रीज़न हमने ये देखा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर रोटेट एट सेम स्पीड। जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर की और मैग्नेटिक फील्ड रोटर की दोनों सेम स्पीड पर ऑपरेट हो रही होती है। ये रीज़न की वजह से जो ऑल्टरनेटर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर।
हम लोग सिंपल वर्ड में ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, उसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर क्यों बोलते हैं? सिंपल वर्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रोटर की जो रोटेशन की जो स्पीड होती है वो बराबर में होती है सिंक्रोनस स्पीड के। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। और सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑल्टरनेटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आगे, हम लोग जब सिंक्रोनस मशीन को प्रोसीड करेंगे तो हम लोग हार्मोनिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग दो टाइप की हार्मोनिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला बात करेंगे टाइम हार्मोनिक के बारे में, फिर स्पेस हार्मोनिक के बारे में। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि जो स्पेस हार्मोनिक है उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल कॉज क्या है। तो जो स्पेस हार्मोनिक है वो बेसिकली जनरेट होती है नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्पेस हार्मोनिक इज फॉर्म ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी के नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता क्या है, जो स्पेस हार्मोनिक है वो जनरेट होती है। इसके बारे में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे।